जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज जो आप सीखने वाले हो यानी आज आप एक तीर से 5 निशाने लगाने वाले हो। कैसे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चन है अयस्क का सांद्रण। आखिर दोस्तों इससे कम 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर आपने अनसॉल्व पेपर किया होगा तो निस्थापन की परिभाषा बताइए, निस्थापन और भर्जन में अंतर बताइए, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को हम कैसे शुद्ध बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं हमारे अनसॉल्व पेपर में। तो अगर आज का ये टॉपिक समझ लेते हो तो आप दोस्तों यूं ही उड़ा दोगे सब टॉपिक को। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर अयस्क का सांद्रण हम क्यों कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमें मेहनत तो करनी ही नहीं थी। तो साथियों जब भी आपको धातु प्राप्त होती है, क्या धातु, जब भी आपको धातु प्राप्त होती है यानी कोई कच्चे माल के तौर पर धातु प्राप्त हुई, अब वो धातु दोस्तों शुद्ध नहीं होती है, हमें उसके ऊपर से अयस्क को हटाना पड़ता है। यानी हमें क्या करनी होती है, धातु को शुद्ध प्राप्त करना होता है। आप ये समझ सकते हो। अब देखिए, अब आपके पास धातुएं कितनी प्रकार की थी। अब आप ये देखिए, जब दोस्तों आप इस चैप्टर को ही पढ़ रहे थे तब आपने एक क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ी थी, जिसमें क्या होता था दोस्तों, एक धातु उससे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आपने ये सारणी पड़ी थी सक्रियता श्रेणी, किसके लिए, जब आप इसका विस्थापन रिएक्शन थी उसमें इसका यूज करते थे। लेकिन अब आपको ये देखना है कि दोस्तों अब धातुओं का आप सांद्रीकरण करोगे क्या, जब आप अयस्क का सांद्रण करोगे तब आपको बस 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। कौन सी वो 3 चीजें, वो देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए आप किन किन धातुओं का सांद्रण करोगे। तो सबसे पहले आपकी जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है, क्या दोस्तों आपको ये देखना है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है। क्या दोस्तों उच्च अभिक्रियाशील, तो पहला तो हो गया दोस्तों आपका उच्च अभिक्रियाशील। क्या दोस्तों उच्च अभिक्रियाशील, पहला हो गया क्या, उच्च अभिक्रियाशील। पहला क्या हो गया, उच्च अभिक्रियाशील। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला क्या हो गया दोस्तों आपका उच्च अभिक्रियाशील, और सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, वो देखिए उच्च अभिक्रियाशील। अब दूसरा क्या हो गया, मतलब मध्य का रख दो यानी मध्य अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील। और ये दोस्तों मध्य वाला ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील। और दोस्तों अब उच्च हो गया, मध्य हो गया, और जो थर्ड हो गया वो हो गया निम्न। थर्ड क्या हो गया, निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील। अब देखिए, अब दोस्तों आप ये देखिए जो आपकी उच्च अभिक्रियाशील, क्या सॉरी, जो आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, क्या साथियों, जो आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, जैसे आपकी ये जो धातु है ये उच्च अभिक्रियाशील है। सपोज कीजिए कोई सी धातु है जो आपकी उच्च अभिक्रियाशील है, इससे आप कैसे करते हो। तो दोस्तों जब आप उच्च अभिक्रियाशील से धातुओं को शुद्ध प्राप्त करते हो तब आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, जितनी भी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं इनका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन। इनका क्या किया जाता है, आप ये समझते हो। जब दोस्तों उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है आपके पास, जैसे आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, तो इनका क्या होता है दोस्तों, वो देखिएगा जब कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो इनका गलित अवस्था में विद्युत अपघटन द्वारा, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन क्या दोस्तों, गलित धातुओं का। यानी दोस्तों जो गलित धातुएं होती हैं उनमें क्या करोगे आप, विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त होती है। क्या दोस्तों, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। क्या होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। क्या होगी, आपको शुद्ध धातु प्राप्त होगी। क्या होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों, पहले तो आपने बस ये सीख लिया, क्या आपने क्या सीखा कि जो हमारी उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं उनकी मतलब आपकी गलित धातुएं हैं जो उनका विद्युत अपघटन द्वारा, जो कि उच्च है, नहीं जो सक्रियता श्रेणी पे शीर्ष पे आती है, ये समझ सकते हो। तो उसमें क्या किया आपने, गलित अवस्था में विद्युत अपघटन द्वारा उनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करें। मतलब उनका क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है और क्या हो रहा है, शुद्ध धातु भी मिल रही है। इतना क्लियर है। लेकिन अब आपके दिमाग में अभी आया होगा कि आखिर ये भर्जन क्या होता है या अयस्क क्या होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो, नहीं तो आपके ये टॉपिक ऊपर से जाएगा। और अगर ऊपर से जा रहा है तो आप क्या कीजिए दोस्तों, आपको भी देखने की जरूरत है कम से कम धातु अधातु का कंप्लीट चैप्टर, यानी 3rd चैप्टर आप कंप्लीट पढ़िए। 1 शॉट वीडियो चाहे कहीं से भी देख लीजिए, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो या आप किसी के भी चैनल पे देख सकते हो।
तो पहले आप ये समझिए, अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो। अब देखिए मध्य अभिक्रियाशील धातु यानी वे धातुएं जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है उन्हें मध्य अभिक्रियाशील कह रहे हो। अब मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में दोस्तों जब हम धातु को प्राप्त करते हैं इनमें दो कंडीशन होती हैं, एक हमारे पास कार्बोनेट होता है, एक हमारे पास सल्फाइड होता है। सल्फाइड जिसके पीछे आपको S दिख जाए और कार्बोनेट मतलब CO3 दिख जाए। तो यानी आप मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु होंगी उनमें आपको दो प्रकार के अयस्क देखने को मिलेंगे। क्या इतने दो प्रकार के अयस्क देखने को मिलेंगे। पहला क्या होगा कार्बोनेट, पहला क्या होगा कार्बोनेट, पहला क्या होगा दोस्तों कार्बोनेट, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा सल्फाइड, दूसरा क्या होगा सल्फाइड। फिर से पहला क्या होगा कार्बोनेट, दूसरा क्या होगा सल्फाइड, पहला क्या होगा कार्बोनेट, दूसरा क्या होगा सल्फाइड। ये दोनों अयस्क हैं। अब इनसे हम धातु को प्राप्त करेंगे। अब बात आती है कार्बोनेट को आप ये समझ सकते हो CO3 जिसके पीछे दिख जाए और ये सल्फाइड को S मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि कार्बोनेट S को हम किस क्रिया द्वारा मतलब कार्बोनेट S को और सल्फर S को हम कैसे शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। देखिए जब हम कार्बोनेट S के द्वारा किसी भी धातु को प्राप्त करते हैं तो उसको एक विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे कि आपके पास कोई कार्बोनेट धातु का कोई कार्बोनेट अयस्क मौजूद है, प्रेजेंट है। अब जब हम उससे शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे तो हम उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं जिसका नाम क्या होता है निस्तापन, जिसका नाम क्या होता है निस्तापन। अब आप कहोगे निस्तापन नाम तो हमने पहले ही सुना था लेकिन निस्तापन की कहानी तो हमें कभी समझ में आई ही नहीं। तो आप दोस्तों आप इसकी कहानी समझ लेते हैं। क्या इसकी कहानी देखिए, आप देख रहे थे मध्यम अभिक्रियाशील धातु। अब ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होवे वो क्या होती है कि इसमें कार्बोनेट अयस्क होता है और सल्फाइड अयस्क होता है। सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क, जब हम कार्बोनेट अयस्क कोई है उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, वो क्या है निस्तापन, वो क्या है निस्तापन। और एक हमने क्या दे दिया सल्फाइड, एक हमने क्या दे दिया सल्फाइड। अब देखिए निस्तापन क्या होता है दोस्तों, जब भी आप निस्तापन से ये बात याद रखना शुद्ध धातु प्राप्त करोगे बिना ऑक्सीजन के O2 के बिना, सीधा ये लिख दे रहा हूं O2 के बिना शुद्ध धातु प्राप्त होगी, O2 के बिना शुद्ध धातु प्राप्त होगी। जैसे कि आप दोस्तों ये समझ लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आप क्या करोगे निस्तापन में अयस्क को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे। क्या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करोगे तो दोस्तों जैसे आपने इसको गर्म किया तो आपके पास क्या आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आपको इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा कैल्शियम धातु शुद्ध मिल जाएगी। तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो निस्तापन होता है उसमें हम एक्स को बिना ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तथा हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। निस्तापन की डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिखोगे जब अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। यहाँ पर समझिए ये क्या है, अयस्क की तो है एक प्रकार का। अब हमने यहाँ पर सीधा लिख दिया O2 मतलब ऑक्सीजन के बिना। अब के बिना का मतलब आप अनुपस्थित लगा सकते हो एग्जाम में अच्छा लिखने के लिए। क्या अनुपस्थित क्या लिख सकते हो अनुपस्थित। तब आप एग्जाम में जो लिखोगे वो ये लिखोगे निस्तापन में हम अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों का अयस्क का क्या हो गया काम हो गया। अब आप कहोगे ये हमारे निस्तापन कहाँ काम में आएगा, जब दोस्तों आप 2023 का बीके का पेपर देखोगे। 2022 के 3 पेपरों में यानी 3 सेटों में ये आपको उपलब्ध मिला है। 2021 में भी पूछेगा आपसे निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। तो निस्तापन तो आपने सीख लिया कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करें अयस्क को अशुद्ध अयस्क मतलब अयस्क का बिना ऐसे भी कह सकते हो। आप प्रॉपर बता देता हूँ मैं आपको कि क्या लिखना है आपको। निस्तापन में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अब बात आती है सल्फाइड। अब दोस्तों जब आप सल्फाइड H से शुद्ध धातु प्राप्त करते हो तो उसका एक नाम दे देते हैं पर्टिकुलर, उसका नाम होता है भर्जन। उसका नाम क्या होता है भर्जन। क्या अब दोस्तों जब आप सल्फाइड H से धातु को प्राप्त करते हो तो उसका आपने एक नाम दे दिया भाई साहब, वो नाम क्या है भर्जन। अब जो ये भर्जन भाई साहब है ये क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि मैं बिना किसी सहायता से जाता नहीं हूँ कहीं पर, यानी ये बिना किसी की सहायता से ना गर्म होगा ना कुछ हो सकता है ना आपको शुद्ध देगा। ये कहता है कि अगर मुझे शुद्ध प्राप्त करना है तो मुझे एक चीज़ दे दो जो चीज़ आपको भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या
दैट इज ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। अब दोस्तों सल्फाइड जो अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क में आप भर्जन में क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन समझिएगा। इसमें O2 की उपस्थिति, पहले आप ये समझ लो, O2 की उपस्थिति O2 की उपस्थिति। अब देखिए, अब आप डेफिनेशन क्या कर सकते हो, भर्जन अयस्क में। अब भर्जन क्या होता है, अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करके क्या करते हैं, हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये आपका भर्जन हो गया। ये क्या आपका हो गया, ये आपका भर्जन हो गया। ये क्या हो गया, भर्जन हो गया। अब देखिए, अब आपने फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनमें कितने प्रकार के एक्स, कार्बोनेट एक्स, सल्फाइड एक्स के। कार्बोनेट एक्स का निस्थापन कर रहे हो O2 बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हो, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। लेकिन दोस्तों जैसे ही बात आ जाती है सल्फाइड में क्या होते हैं, भर्जन एक्स आते हैं। क्या? भर्जन। अब भर्जन एक्स में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, परंतु उसके ताप के पिघलने के नीचे, मतलब उसका जैसे मान लीजिए एक ऐसी चीज है दोस्तों, जैसे आपके पास एक मार्कर है। अब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, लेकिन हम उसे कितना टेम्परेचर देंगे, इतना टेम्परेचर देंगे ताकि ये मार्कर पिघल ना जाए और शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेंगे। मतलब ताप के पिघलने के नीचे का जो तापमान है उससे हम गर्म करते हैं और हमें भर्जन से शुद्ध धातु, मतलब भर्जन अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। भर्जन अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भर्जन क्या है, निस्थापन क्या है। अब देखिए निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या हो, निम्न अभिक्रियाशील में भी सल्फाइड अयस्क आते हैं। कौन से? सल्फाइड। कौन से आते हैं? सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क से धातु को आप कैसे, मतलब शुद्ध धातु कैसे करोगे, O2 की प्रेजेंट में। O2 कैसा होगा, प्रेजेंट, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म, लेकिन उसके तापमान यानी उस धातु के तापमान के पिघलने से नीचे ही करते हैं। ये बात आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बात, थोड़ी अगर आप तुरंत वही लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, अयस्क का सांद्रण। अब आप कहोगे कि क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन ये था कि दोस्तों में जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। आपको समझ में आया, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है, तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ। अब आपसे ये पूछ लिया जाता कि विद्युत अपघटन द्वारा किन धातुओं का हम शुद्ध, मतलब किन धातुओं से हमें शुद्ध प्राप्त होता है, किन धातुओं में शुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, तब आप क्या कहते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु। अब आपसे ये पूछा जा सकता था तीसरा क्वेश्चन, मध्यम अभिक्रियाशील धातु में कितने प्रकार के अयस्क हैं, ये भी पूछा जा सकता था। तो कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को हम कैसे शुद्ध करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, निस्थापन की क्रिया होती है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर पूछा जाता है सल्फाइड। तो आप ये देख लीजिए, आपके एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बेसिकली 6-7 भी हो गए होंगे, लेकिन 5 तो प्रॉपर हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैं खुद कर रहा हूं वो आपको बताता हूं, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है आपको दोस्तों, अभी आपको क्या करना होगा वो देखिए। जैसे अगर अभी तक आपने साइंस में एक भी अनसॉल्व्ड पेपर ना लगाया हो, साइंस, अभी मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि साइंस का वीडियो था आज। साइंस एक भी मॉडल पेपर ना लगाया हो, तो आपको क्या करना है, 2023, 2022, 2021, 2020, 2020 और 2019, बस इतने ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसके दो सेट, इसके 2 सेट, ये याद रखना चित्र सहित। तो अब आपको देखो, ये बेवकूफ़ी मत कर देना, क्योंकि साथियों आपको आता है, मुझे पता है, लेकिन अभी आप क्या कर लेना, अभी जैसे ही मान लीजिए आज कितनी तारीख है, 27, आज से ही आपको वर्क स्टार्ट करना है। ये बेवकूफ़ी मत करना मेरे अनुसार कि आप अनसॉल्व खोला बिना देख के सॉल्व करो। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आया नहीं तो आपने छोड़ दिया, आप जैसे आपने प्रॉपर 3 घंटे दिए एक अनसॉल्व पेपर को, तो आप क्या करोगे वो देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जो क्वेश्चन ना आता हो वो आपने क्या कर लिया, वो आपने क्वेश्चन को लिख लिया, बुक में देख के या मॉडल में देख के या कहीं से भी अपने नोट्स में देख के उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। अब जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपने अच्छे से टिप के कर लिया, आराम से लिख लिया। अब आपको लिखने की प्रैक्टिस हो गई। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अपनी एक अलग कॉपी में लिखनी है ये, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम हो उससे पहले ही आपको, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले कहीं पर भी, तो आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में हुआ देखने को भी मिल सकते हैं।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखिए पढ़िए तो मतलब रिवीजन तो कीजिए, लेकिन अब आप अनसॉल्व पेपर को भी कीजिए, जिससे आपको लिखने का तरीका आ जाए और आपको ये एनालाइज हो सके कि आप 3 घंटे में पेपर को कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपको यही करना है। और एक बात, किताब तो मत पढ़ना भाई साहब, किताब से पढ़ने की गलती मत करना। अब अगर आप तुमने कभी नहीं पढ़ा है, क्या मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ, बताओ कौन सी बात बोल दी कि किताब से नहीं पढ़ना है। भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बुक्स को तो पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल बुक्स से BOOK। आपको किताब से इसलिए नहीं पढ़ने को बोल रहा क्योंकि जैसे आप किताब से पढ़ोगे तो आपको कई सारे नए शब्द भी मिलेंगे, कई सारी आपको नई चीज़ें भी मिलेंगी, और आप कहोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं और मेरा पेपर बेकार होगा, अब मैं क्या करूँगा। ये गलती मत करना। जो आपको टीचर कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, जहीं से भी जो कुछ भी मटेरियल प्राप्त किया है वहीं से पढ़ना, बुक मत खोलना और अनसॉल्व पेपर ही करना और उनके क्वेश्चन को रट लेना, समझ लेना या कुछ भी कर लेना। यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है साथियों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने आई होप शानदार समझा होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।